मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब मतदान में 48 घंटे से भी कम का समय है और काफ़ी खींचतान और कट्टर मुकाबले या कांटे की मुकाबले की बातचीत कई जगहों पे आपने सुनी होगी। तमाम एनालिस्ट ज़मीन पे ये बातचीत कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव से पहले मोटा एक अंदाज़ा लगता है कि रुख क्या है, ग्राउंड पे इश्यूज़ क्या है, लेकिन इस बार ये बड़ा कठिन प्रश्न है, ख़ासतौर पे इन दो राज्यों के मामले में कि छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला और मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। कई सारी जगहों से जो रिपोर्ट्स, लोगों से बातचीत है, तो उसमें दोनों तरफ के मुद्दे इश्यूज़ पे हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। अलग अलग पार्टीज़ की सरकार है। एक इशू अगर एक राज्य में चल रहा है तो दूसरे राज्य में क्यों नहीं चलेगा? ये ऐसे उलझे हुए सवाल हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान भी काफ़ी अपनी माथापच्ची कर रहे हैं और ये रुख पकड़ पाना, भांप पाना बड़ा कठिन हो गया इस बार। लेकिन एक बार कोशिश करते हैं समझने की कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या थ्रेड है जिसको हमें समझना चाहिए कि एक बड़ा इशू हो सकता है जो इन दो राज्यों में, या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में, ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत तरह की बातें हो रही हैं। बातचीत इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो इनसे परिचय कराया था वो आपका द सूत्र के चीफ एडिटर आनंद पांडे, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी, इसके साथ ही सज्जन कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार शिरीष मिश्र, खासतौर पर छत्तीसगढ़ पे उनकी खास नज़र है, और सी वोटर के सीनियर फेलो कार्तिकेय बत्रा जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बस एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, हम लोग बातचीत में किसी सर्वे के नंबर्स नहीं कोट करेंगे क्योंकि अब एकदम हम लोग मतदान के करीब है और वो चुनाव आयोग थोड़ा सा उसको डिसलाइक करता है कि इससे ठीक पहले आप नंबर्स की बातचीत करें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। शिरीष, आपके पास आता हूँ। पहले ग्राउंड रिपोर्ट समझना है थोड़ा, क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? कुछ हवा बदल रही है, एज इट इज़ है, क्या है, क्या हालचाल क्या है छत्तीसगढ़ का? अनम्यूट करिए शिरीष पहले अपने को। नीरज, इसके पहले भी जब मैंने आपके साथ चर्चा की थी तो मैंने इस बात पर जोर दिया था कि छत्तीसगढ़ में चीजें वैसी नहीं है जैसी नेशनल मीडिया या बाहर के लोग समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग बाग छत्तीसगढ़ को समग्र रूप से देख रहे हैं, मैं सीट वाइज देख रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो सीट के हिसाब से बनाई है। वो पूरे स्टेट के हिसाब से उनकी रणनीति अलग है और सीट के हिसाब से, जोन के हिसाब से अलग है। छत्तीसगढ़ मोटे तौर पे 3 जोन में है, जिसमें दंतेवाड़ा है, बस्तर है, उसके अलावा एक सरगुजा का हिस्सा है और दूसरा प्लेन जो मैदानी इलाका कहलाता है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, 64 सीटें हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे हैं और जैसे कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, डॉक्टर रमन सिंह का जो कॉन्फिडेंस है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महासमुंद की सभा में कहा है, अमित शाह ने जिस तरह की बातें की है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक जगह सूरजपुर में भी कहा कि मैं आपको वोट देने के लिए नहीं, सरकार जो बनने वाली है उसके निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। ये अपने आप में एक बहुत वैसी बात है जो साफ तौर पर दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल है वो कितना ऊपर है। और जहां तक छत्तीसगढ़ में रुख बदलने की बात है, तो आप मुख्यमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को पहला चरण होने के बाद गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च करनी पड़ी। इसका मतलब है कि वो समझे कि महतारी वंदन योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो काम कर गई है। प्रथम चरण में 3,000 रुपए ज्यादा की घोषणा की है, 15,000 रुपए साल देंगे। इस बीच आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि का 18,000 करोड़ की राशि जारी कर दी है, वो अपने आप में छत्तीसगढ़ में जो किसान का मुद्दा है, जिसको दोनों पार्टियां एक हौवे के रूप में देख रही थी, कांग्रेस अपनी मेरिट के रूप में देख रही थी और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि यहीं पर हम पिछड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको मेकअप कर लिया है और नारी जो महतारी वंदन योजना है उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक लीड ले ली। ये कौन सी योजना बता रहे हैं? महतारी वंदन क्या है? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, हाँ। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में सभी विवाहिता महिलाओं के लिए 12,000 रुपए साल देने की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी, क्योंकि उनको मालूम था
कि किसान के मुद्दे को यदि हमको डाइल्यूट करना है तो उसको हमको 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा। एक किसान का परिवार और उसके साथ उसमें जाति गणित। तो पूरे किसान जो यदि आप प्रदेश में देखें उसमें एक बड़ा हिस्सा साहू किसान मतदाताओं का है, जो अन्य अन्य कारणों से ऐसी खबरें आती है कि कांग्रेस के साथ वो खुश नहीं है। दूसरा एक उसमें बड़ा वर्ग है महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए उन्होंने मैतारी वंदन योजना शुरू की है। शराबबंदी एक उनका एक दूसरा एक बिंदु है जहां से वो उस मतदाता ग्रुप में या उस समूह में वो पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, उसको अलग अलग हिस्से में बांटना चाह रहे हैं। तो यदि आप देखेंगे तो किसान को उन्होंने 3 हिस्से में बांट दिया है। एक साहू मतदाता का हिस्सा है जिसको लेके वो बीरनपुर और बाकी चीजों को हाईलाइट करते चल रहे हैं। साथ में उन्होंने मैतारी वंदन योजना, शराबबंदी, तो महिलाओं को वो साधते चल रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने 21 क्विंटल 3100 रुपए 2 साल का जो उनका बकाया बोनस था वो, और प्लस उनका कहना है कि हम वन गो में एक बार में ही पूरा पैसा देंगे, चरणों में नहीं देंगे। और आज उस पर प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि का जो टॉप अप उन्होंने किया है, शिरीष, तो ये अपने एक बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश के चुनाव याद आ रहा है 2017 वाले, कि वहां जातियों के बीच में जाकर के बहुत ज्यादा कीमा बना दिया था उन्होंने। अब आप कह रहे हो किसान को भी 3 हिस्सों में बांट दिया, किसान का परिवार अलग, किसान अलग, साहू किसान अलग। मतलब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बता रहे हैं। अब मुझे थोड़ा बिग पिक्चर में समझिए। पहले एक समय ऐसा था कि नेशनल मीडिया में हम लोगों को लगता था यहाँ से बैठ के कि एक तरफा चुनाव है, भूपेश बघेल के सामने कोई चुनौती ही नहीं है, भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही, ऐसा लग रहा था। फिर कुछ समय बाद सिनेरियो बना कि नहीं, कांटे की टक्कर है, लड़ रहे हैं वो लोग। अब तीसरी थ्योरी आप ये बता रहे हो कि कांटे की टक्कर नहीं, खेल कुछ और भी है। तो ये बदलाव क्या है? सरकार से नाराजगी, मतभेद, आपसी मनमुटाव, टिकट वितरण में बगावत, क्या चीज ज्यादा प्ले कर रही है? देखिए नीरज, यदि मैं आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ को जैसा नेशनल मीडिया देखता है या दूसरे लोग देखते हैं, या छत्तीसगढ़ के दूसरे लोग जो एक मोटे तौर पर देखते हैं, उनको अभी भी इस बात पे यकीन है। और आमतौर पे यदि किसी से पूछें तो लोग ये मुझसे बोलते हैं कि शायद आपका ही आकलन है, हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है। अजीत जोगी एक बहुत बड़े नेता थे जिनके अंदर ये क्षमता थी। छत्तीसगढ़ के आखिरी यदि मैं कहूं कि क्राउड पुलर लीडर थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो किसी भी विधानसभा में 2000-5000 वोट ऊपर नीचे करने की क्षमता रखते थे। जब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उस समय जो नेता थे उनमें आपस में गुटबाजी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विद्याचरण जी के माध्यम से साध लिया। अभी उनके लिए ये रोल बहुत हद तक अमित जोगी प्ले कर रहे हैं, जो 81 सीट पे अपने कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं। 2 सीटों पर उन्होंने अपना समर्थन देके रखा है, एक जगह हमार राज पार्टी को, एक जगह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अकेले एक हिसाब से काम नहीं किया, उसने अलग अलग हिसाब से उसने काम किया है। कहां पर उसने सबसे पहला काम यह किया कि कांग्रेस के वोटर को कैसे बांटा जाए। यदि आप बहुत बारीकी समझे तो उन्होंने वोटर को स्प्लिट करने की रणनीति पे चले हैं। दूसरी उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात की है कि कांग्रेस के साथ अपनी एक समस्या है। कांग्रेस के नेता, जैसे कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता हैं जिन्होंने टिकट बंटवारे में जिनका मेजर रोल रहा है, वो है भूपेश बघेल, जिनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, और दूसरा एक है टीएस सिंहदेव, और तीसरे हैं डॉक्टर चरणदास महंत। उसके अलावा कुछ बड़े लीडर्स हैं जिनके बेटों की टिकट या जिनकी टिकट सीधे आला कमान से आती है, जिसमें अरुण वोरा हैं, अमितेश शुक्ला हैं, और ऐसे दीगर लोग और भी हैं जिनकी टिकट का सत्यनारायण शर्मा है, धनेन्द्र साहू हैं, जो किसी गुट के नहीं है और उनका सीधा टिकट ऊपर से आता है। तो जो बाकी 2 नेता हैं, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव, इन्होंने करीब करीब 14 सीटें इन्होंने ले ली हैं, और भूपेश बघेल ने करीब करीब बाकी सीटों पे भूपेश बघेल जी का कब्जा है। तो आप यदि मोटे तौर पर देखें तो कई जगह पर सीटों के गणित में उनकी कई सीटें खराब हो गई हैं। जैसे धरसींवा की बात करें, बलौदा बाजार की बात करें, सरगुजा की 2-3 सीटों की बात करें, लुंड्रा, सामरी और उसके अलावा प्रतापपुर। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कुछ जगहों पर सेल्फ गोल किया है, ऐसा लगता है। ये वैसी स्थिति है जब 2003 में श्यामा कांग्रेस के अंदर। रुकिए जरा, इसको और डिटेल में खोलेंगे हम। आनंद को जोड़ते हैं। आनंद भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, अभी आनंद से शायद कनेक्शन नहीं हो पाया। मैं सज्जन के पास चलता हूँ। सज्जन जी, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ओवरऑल व्यू आपका क्या है? कौन जीत रहा है वहां पे? देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो निश्चित तौर पे अगर आप, और मध्य प्रदेश भी, अगर आप 2-3 महीने पहले ये सवाल करते तो केवल नेशनल मीडिया की बात नहीं थी, ग्राउंड सिनेरियो भी ऐसे थे
कि मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी था और छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा जो प्रयास है वो राष्ट्रीय भाजपा की जो नेतृत्व है उसके तरफ से है। ऐसा लग रहा था कि प्रदेश नेतृत्व जो है वो कहीं से भी वो दमखम जो दिखनी चाहिए, चुनाव जीतने का जो एक उत्साह होता है वो दिख नहीं रहा था। और ये लग रहा था कि बीजेपी लगभग एक बैरन लैंड दे रही है भूपेश बघेल को। लेकिन उस समय से अभी तक अगर आप देखें, पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को हुआ और उसमें बीजेपी की स्थिति पहले से काफी बेहतर रही और अभी स्थिति सुधरी है। सुधरने का कारण देखिए, लेकिन मैं अभी उस पे नहीं जाऊंगा कि कितनी सुधरी है, इसमें थोड़ा सा मेरी असहमति है। उसका कारण ये कि देखिए 2018 में बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो गया था छत्तीसगढ़ में। केवल आप देखें 90 में 15 सीटें मिली थी, एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी और दूसरी तरीके से बहुत कुछ पार्टी के अंदर में विवाद था, आपस में अंतःकलह था। अभी क्या स्थिति है कि बीजेपी वहां पे, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश था कि शुरू से ग्राउंड अगर सिनेरियो देखें तो आदिवासियों में आप देखें तो थोड़ा बहुत असंतोष था, लीडरशिप को लेके थोड़ी सी नाराजगी थी कांग्रेस के अंदर। बीजेपी को जितना लाभ लेना चाहिए था मेरे हिसाब से उतना लाभ बीजेपी ने नहीं लिया। दूसरा क्या हुआ, परिस्थिति आज से 20 दिन पहले तक बहुत क्लोज हो गई थी, लेकिन जो किसानों का कर्ज माफी का जो मुद्दा था, जब हमने वहां पे जो दक्षिण बस्तर संभाग है जिसमें 20 सीटों में चुनाव हुआ था, हमने देखा कि अचानक जो लोग थे उनके बीच में ये बात आ गई थी कि वो बीजेपी के रिस्पॉन्स का इंतजार करेंगे। हुआ ये कि प्रधानमंत्री का कांकेर में भाषण हुआ 7 तारीख वाले चुनाव के पहले, उसमें कोई इस पे बात नहीं की गई और जो संकल्प पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसमें भी नहीं बात हुई। तो थोड़ी बहुत और जो बीजेपी को काफी ज्यादा जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाना चाहिए था। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क की इश्यूज है छत्तीसगढ़। आनंद जुड़ गए क्या? अच्छा, आनंद जी को भी दिक्कत आ रही है। शिरीष, आप कुछ इशारा करें, कंप्लीट करें, फिर मैं जाता हूँ मेरा डेटा की तरफ। जी शिरीष। नीरज, मैं ये बताना चाहूंगा, जिस कर्ज माफी की बात की जा रही है वो कर्ज माफी कांग्रेस ने 5 साल पहले की थी जब उनकी सरकार बनी थी। उसके बाद अभी जो कर्ज माफी का आंकड़ा है वो ये बताता है केवल 28% किसान ऐसे हैं जिन पर कर्ज है। ऐसी स्थिति में इसको हम पूरे प्रदेश में वैसे बांट के नहीं देख सकते कि ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से एक अलग स्टैंड लिया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट निकाली, जो उनका 2 साल का बोनस था उस समय का, वो उसको देने जा रहे हैं। और उन्होंने उसका पूरा कैलकुलेशन निकाला है, जो करीब करीब प्रति किसान के हिसाब से, यदि एक 10 एकड़ जमीन का किसान है तो करीब करीब 33,500 रुपए ज्यादा फायदे में होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है और वो उसको जगह जगह वो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो बात सामने आई। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये महतारी वंदन योजना, इसने एक बड़ा कांग्रेस को नुकसान कर दिया है, जिसकी कांग्रेस को इसका अनुभव हुआ। तभी कांग्रेस ने पहला चरण खत्म होने के बाद नारी लक्ष्मी, जो गृह लक्ष्मी योजना है, वो शुरू की। आनंद पांडे जुड़ गए। आनंद पांडे, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? हम लोगों को पता लगता है कि पल पल, एक एक दिन में परिस्थितियां बदल रही हैं। जो रोज एक नई रिपोर्ट आती है तो उसमें किसी अलग संभाग की, किसी अलग जगह की, उसमें फिर पता लगता है कि नहीं, अभी थोड़ी और सिचुएशन चाहिए। ये इतना फ्लूइड सिचुएशन क्यों है? क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? नीरज जी, जब हम लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं तो बोलते हैं अंडा करंट चल रहा है। तो जब हम लोग को कुछ, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जो 2-3 चीजें हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम तथ्यों पे बात करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा 3 तारीख को, इसमें थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए। लेकिन जो मैं तथ्यों की बात करता हूँ आपसे, तो देखिए एक बात बहुत साफ समझ में आ रही है यहाँ पे कि बीजेपी बहुत बहुत मेहनत कर रही है। शायद बीजेपी को ये अंदेशा हो गया था, आशंका खड़ी हो गई थी उसके सामने कि वो यहाँ पे हार रही है। तो जैसा मैंने आपको बहुत पहले, शायद जब पिछली बार बात करें तब भी मैंने आपको बोला था कि अगर उसको नेशनल पॉलिटिक्स में हम देखेंगे अगर, तो उसमें मध्य प्रदेश में हारना उसके लिए, और अगर छत्तीसगढ़ भी खुदा ना खास्ता उसके पास नहीं आता है, जैसा अभी तक माना जा रहा है कि बहुत बड़ी टाइट पोजीशन है और अभी तक तो माना जाता है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में आगे हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अगर हाथ से निकल जाते हैं तो उसका नेशनल पॉलिटिक्स पे एक नैरेटिव बिल्ड होता 2024 के लिए, जो उनके लिए खतरनाक होता। तो मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि यहाँ कुछ भी करेंगे, वो बहुत प्रयास करेंगे। तो वही अभी दिखाई दे रहा है। देखिए
बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो मेहनत के मामले में जहां तक बात है, रणनीतिक मामले जहां तक बात है, पैसा खर्च करने के मामले जहां तक बात है, संगठन की जहां तक बात है, तो उसमें बीजेपी अभी आगे दिखाई दे रही है, ये बात सही है। लेकिन अब एक पक्ष आता है जनता का। जनता से आप अभी बात करते हैं तो जनता का थोड़ा सा मन सही बात है कि वो अभी कांग्रेस के साथ बना हुआ है। और तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि एक बात सही लग रही है कि यहाँ कांग्रेस थोड़ी सी आगे रहेगी, लेकिन ये आगे कितना आगे रहेगा, सवाल ये है कि वो सिर्फ 2, 4, 5 सीटें जैसे पिछली बार हुआ था 109 114 पे आकर रुक गए थे, 114 कांग्रेस के पास सीटें थी, वैसा रहेगा या नहीं, दूसरा कुछ मामला रहेगा और 12, 15, 20, 25 सीटें आगे निकल जाएंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी जिसको बोलते हैं कि कीप द फिंगर पॉज वाले जो मामला है कि बिल्कुल देखिए, आप वॉच करिए, तो अभी यहाँ पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है अभी यहाँ पे नीरज। इतना करीब चुनाव के पहुंचने के बाद भी हम लोग एसेस नहीं कर पा रहे। ये आपने एक बात कही ना कि जब कुछ समझ में आए तो बता दो अंडर करंट चल रही है नहीं चल रही, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या जो जनता वहाँ की है वो कंफ्यूज है या जनता ने लोगों को कंफ्यूज बना रखा है? पत्रकारों की बताएंगे नहीं गुरु, इस बार तो 3 को ही पता चलेगा। क्या क्या है पांडे जी इसमें? नीरज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता भी कंफ्यूज है, बीजेपी भी कंफ्यूज है और कांग्रेस भी कंफ्यूज है। मैं बताता हूं कैसे। वो ऐसे, जनता कंफ्यूज है कि इनको अलग किया जाए कि नहीं किया जाए, हम बोर हुए कि नहीं हुए तय तो कर ले हम कि मामा के चेहरे से हम बोर हो गए। अगर बोर हो गए, चलिए मैं बोलता हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि बोर हो गए, एक शब्द बड़ा चला, जब ऊब गई है यहाँ की जनता शिवराज सिंह चौहान से। अगर शिवराज सिंह चौहान से ऊब गई है जनता यहाँ की, तो फिर उनकी इतनी डिमांड क्यों है, क्यों उनकी इतनी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, लोग क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि बीजेपी भी कंफ्यूज है, जनता भी कंफ्यूज है, कांग्रेस भी कंफ्यूज है। तो बीजेपी का कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूं। पहली बात कि पार्टी तय नहीं कर पाई, पार्टी हाईकमान तय ही नहीं कर पाया कि शिवराज को आगे रखना है या नहीं रखना है। कभी उन्होंने कहा कि साहब नहीं, यहाँ तो 5-5 चेहरे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फिर कभी उनका नाम लिया, लाडली बहना का नाम नहीं लिया जा रहा था किसी भी जनसभा में, लेकिन आखिरी में महसूस हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो उन्होंने ना सिर्फ लाडली बहना का नाम लिया, शिवराज का भी नाम लिया। इसके पहले उनको बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कंफ्यूजन खड़ा हुआ कि करना क्या है। पहली बात तो बीजेपी, मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति में थी या है, कहा जा सकता है। जनता इसलिए भ्रम में बोल रहा हूं मैं आपसे कि जनता तय नहीं कर पा रही कि शिवराज को विदा करना है या नहीं करना है, कांग्रेस को पूरी तरह लाना है कि नहीं लाना है। और अब आप पूछेंगे कांग्रेस क्यों कंफ्यूज है, तो कांग्रेस कंफ्यूज इसलिए कि हमको अपने दम पे चुनाव लड़ना है या जनता के दम पे चुनाव लड़ना है। आप समझ रहे हैं ना, वो पूरी तरह, यानी इसको आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास कहा जाए, वो बिल्कुल विश्वास के साथ बैठी हुई है कि साहब हम तो जीत रहे हैं, जनता हमको जिता के ला रही है, और ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस बीजेपी का है। तो इसमें हमको तो चुपचाप बैठना है, साइलेंट, बिल्कुल ऑब्जर्वर होकर बैठना, हम तो जीत के आ रहे हैं। सीरियसली मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। अभी मैं इसमें बताऊंगा कि मैं क्या थ्रेड पकड़ रहा हूँ, लेकिन पहले दो हमारे पास डेटा साइंटिस्ट भी हैं, तिवारी जी और बत्रा जी। अमिताभ जी, ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिला एक ही तरह का राज्य है, खाली वो बाउंड्री अलग कर दी गई। दोनों में मैं क्या पकड़ रहा हूँ, देखिए एक तरफ चर्चा क्या हो रही, किसान बोनस, धान कितने में खरीदोगे, महतारी बंधन योजना, इधर लाडली बहना योजना, ये फ्री, वो इसी सब की चर्चा हो रही है। क्या थ्रेड आपको निकला, क्या हो रहा है दोनों राज्यों में? कॉमन थ्रेड कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में ये लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकल एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पिछली बार के भी चारों विधानसभा मिजोरम को छोड़ दें तो लगभग 40% लोग लोकल कैंडिडेट के नाम पे वोट करते हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 22% लोएस्ट होता है और विधानसभा में हाईएस्ट होता है। तो भाजपा को ये रियलाइज हो गया, और हिमाचल और कर्नाटक में लॉस के बाद भी, कि मोदी फैक्टर खींच नहीं पा रहा है हाफ द क्रॉसवे मार्क, हाफ द मार्जिन मार्क। तो अब हमने देखा कि 3 महीने पहले जब अनाउंस भी नहीं हुआ डेट, तब कैंडिडेट अनाउंस होना शुरू हो गया। जो पार्टी कहा करती थी कि भाई कैंडिडेट को भूल जाइए और कमल छाप और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट करिए, उसने लोकल कैंडिडेट को फोकस बना दिया मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी। और मध्य प्रदेश में जहां सीएम है वहां उसने सीएम कैंडिडेट भी शिवराज जी को एक तरह से आगे
दोनों ही राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश में पिछली बार तो एकदम कांटे की टक्कर थी, उससे कुछ खास फर्क नहीं है इस बार का चुनाव। सिर्फ ईयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है। जनता में जरूर एक फटीग फैक्टर है शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ, लेकिन वो अनपॉपुलर नहीं है और उनसे बड़ा कोई पॉपुलर लीडर भाजपा के पास नहीं है और उनसे पॉपुलर लीडर कांग्रेस के पास भी नहीं है। सर्विस के अनुसार देखेंगे तो ये एक डाइकोटॉमी है। और फटीग फैक्टर की जो बात है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी जब भी रिटायर होते हैं उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी बढ़ जाती है। इसलिए भी हाई दबाने के लिए कहीं ना कहीं शुरू में उनका नाम आगे नहीं कर रहा था। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमेशा ही कांटे की टक्कर रही है। सिर्फ 2018 का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो 2003, 8, 13 उसमें वोट शेयर गैप 0.7% से लेकर के 2.5% के करीब होता है और उससे ज्यादा हमेशा बसपा का वहां वोट शेयर रहता है। तो 2018 एक तरह से आप एक्सेप्शनल इवेंट कह सकते हैं, वहां पर था, इसलिए सारे सर्वेज भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि वहां जो है कांटे की टक्कर हो रही है। 27 सीटें हैं जो वहां पे स्विंग सीटें हैं, जो पेंडुलम की तरह मूव करती हैं, यानी भाजपा कांग्रेस भाजपा या कांग्रेस भाजपा कांग्रेस। 30 से ऊपर सीटें हैं जहां विक्ट्री मार्जिन 5% से भी कम रहा है दो चुनाव। इस बार तो एक तरफा चुनाव था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 2008 और 13 में भाजपा चुनाव वहां जीती है। अगर आप सीट्स की टैली देखेंगे तो 50-39, 50-40 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हाई लेवल ऑफ चर्निंग होती है। जब भाजपा 2013 में जीती भी थी तो 60% सीटों पर, यानी 54 सीटों पर जो सिटिंग एमएलए था, जो सिटिंग इनकम्बेंट पार्टी थी, वो चुनाव हार गई। पिछली बार के चुनाव में भी 55% सीटों पर जो सिटिंग एमएलए या पार्टी थी वो चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ में हाई लेवल ऑफ चर्निंग है, एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। कांग्रेस ने उसको एक तरफ से भापा है, 22 एमएलए चेंज किए हैं, यानी 30% एमएलए कांग्रेस ने वहां पे चेंज किए हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल भूपेश बघेल सरकार के पक्ष में अच्छा खासा नंबर है, लगभग 70-77% है, लेकिन वोट शेयर 45-47% है, विच मीन्स कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी काफी हाई। अब जब भी एक सीट बाय सीट इलेक्शन होता है, जैसे कह रहे थे हमारे पैनलिस्ट, जब भी सीट बाय सीट इलेक्शन होता है वो किसी भी इनकम्बेंट पार्टी के लिए मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए मुश्किल है और छत्तीसगढ़ में ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जैसे ही लोकल डायनामिक्स, लोकल इश्यूज, लोकल सीट्स के ऊपर वोटिंग शुरू हो जाती है तो सीएम का चेहरा कम होता है। सीएम के चेहरे की भी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार सीएसडीएस सर्वे बता रहा है कि 15% लोग सीएम के नाम पे वोट करेंगे और 10% नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करेंगे, यानी लोकल कैंडिडेट अभी भी हावी है। और देश में 10% लोग सिर्फ सीएम के चेहरे पे वोट करने वाले हैं। तो जैसे ही लोकलाइज चुनाव हो जाता है ना, तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके हाथ से फिसलने लगता है। कोई भी सत्ताधारी पार्टी टॉप लेवल, स्टेट लेवल अचीवमेंट्स, नेशनल लेवल अचीवमेंट्स और चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। लोकल चुनाव कोई भी किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए मुश्किल होता है और वही हमें जो है मिल रहा है। सबसे कठिन चुनाव ना ग्राम प्रधानी का होता है, जिसमें सभी प्रत्याशी सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और वो चुनाव अगर आप जीत लें तो आप बहुत तुर्रम खा माने जाते हैं कि आपने ग्राम प्रधानी जीत ली, क्योंकि हर आदमी को आप पर्सनली जानते हैं और ये भी नहीं बता सकते कौन किसको वोट देगा। बत्रा जी, अब आप बताइए, क्या आपको सेंस मिल रहा है दोनों राज्यों से? इतना कुछ तो बता दिया बड़े भाई अमिताभ जी ने, बचा क्या कहने। अरे बहुत कुछ बताया महाराज। अभी ये जो पैसे का लेन देन चल रहा है कि आप मेरे को 3200 रुपये दोगे कि 3300 दोगे, बोनस एक साथ दोगे कि टुकड़ों में दोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मुझे यही लग रही है। मैं आपके सवाल का जवाब यही है कि थोड़ा थोड़ा सब बात को जोड़कर अगर मैं एक बात बनाऊं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में एंटी इनकम्बेंसी है। फर्क क्या है? मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी 18 साल की है, छत्तीसगढ़ में ये एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की है। बहुत बड़ा फर्क तो वहीं शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों ही जगह आप देखिए अलग अलग डायनामिक्स है। आपने कहा कि की था, कट गया, लेकिन अगर आप चुनावी माहौल देखेंगे जो फैक्टर्स है वो अलग हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में
कुछ भी कहिए, बघेल साहब ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि शायद बीजेपी की नेशनल लीडरशिप को भी लगा कि ये तो राज्य हाथ से निकल गया है, लेकिन वो था क्लोज। उसका कारण जो अभी अमिताभ भाई ने बताया, उसका रीजन ये था कि देखिए पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो जो अन्य का फ्लोटिंग वोट होता है छत्तीसगढ़ में, ये 2013 में 18% था कुल, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस। ये पिछली बार 24% हो गया था, और ये ज्यादातर वोट बीजेपी के खेमे से गया था। तो हालांकि कांग्रेस ने अपना वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन बीजेपी का लॉस ज्यादा हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो अन्य कैंडिडेट्स थे उसमें से काफी सारे वो कैंडिडेट जो बीजेपी के टैसिट सपोर्ट से खड़े हुए थे, उन्होंने बीजेपी का वोट खींच के बीजेपी को 33% पे ले आए। तो बीजेपी की सफाई हो गई बिल्कुल। लेकिन इस बार बहुत सारा वो वाला जो वोट है, जो एंटी कांग्रेस वोट है, वो बीजेपी को वापस आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप हमारा सी वोटर का सर्वे भी देखेंगे तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी का उससे ज्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने अपनी सिचुएशन को काफी स्ट्रेंथन किया है, लेकिन बीजेपी वो वोट शेयर वापस खींच रही है अन्य पार्टियों से। अब छत्तीसगढ़ में जो बताया गया, छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट हमारे, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया, छत्तीसगढ़ भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 ट्राइबल रीजन, एक मैदानी एरिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मैदानी एरिया में अपनी पकड़ बढ़ाई है। तो जो किसानों का जो पूरा मुद्दा है, जिसमें धान हो गया, लोन वेवर हो गया, वगैरह वगैरह, जिसमें बघेल साहब भी उसी एरिया से आते हैं, वहां पर जो पूरा इलाका है वहां कांग्रेस की बड़ी है स्ट्रेंथ, और हमारा सर्वे भी ये बता रहा है। लेकिन ट्राइबल एरियाज में ये शायद सीट बाय सीट ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहां पे लोकल फैक्टर्स, और बीजेपी ने वहां पे लोकल इंजीनियरिंग करी है। मसलन फॉर एग्जांपल जो जहां पे कन्वर्जन्स होते हैं, वहां पर इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि देखिए आप वो वाला वोट काटिए जो पहले भी कांग्रेस को जा रहा था। तो ये लोकल लेवल पे मैनेजमेंट करी है। लेकिन फिर भी नीरज जी, कांग्रेस हमें आगे दिखती है एज पर द लास्ट पोल। उसमें उनकी एक प्रो इनकम्बेंसी है, जो मुख्यमंत्री हैं वो पॉपुलर हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं देरी कर दी अपने इस चुनाव की कैंपेन को शुरू करने में। तो शायद वो नहीं ब्रिज कर पाए वो गैप जो आखिरी डेटा आया है। बदलाव अभी भी हो सकता है, लेकिन ये आखिरी डेटा जो मैं उसका बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की अब बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में एक फटीग फैक्टर है, इसके बारे में सबने बोला कि एक थकावट है, और थकावट है कि ये सेम चेहरे दिख रहे हैं, कांग्रेस के भी सेम चेहरे हैं, बीजेपी के भी सेम चेहरे हैं। लेकिन बीजेपी जो कि सत्ता में 18 साल से थी, प्लस एक बहुत बड़ी बात कि बीजेपी ने जो पिछला मैंडेट आया था उसमें जो तिगड़म लगाया 2020 में, कहीं ना कहीं लोगों ने उसको काइंडली नहीं लिया है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो शायद बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रहा है, कि जो मैंडेट पिछली बार कांग्रेस को गया था वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं बीच में उसको आके ले लिया मिस्टर सिंधिया के सपोर्ट से। तो ये भी एक चीज है। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव भी अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से लड़ा जा रहा है। आप महाकौशल जाएंगे, वहां अलग चुनाव है, बघेलखंड जाएंगे अलग चुनाव है, ग्वालियर चंबल में अलग चुनाव है, मालवा निमाड़ में अलग चुनाव है। लेकिन बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ है मध्य प्रदेश में, वो संगठन है, जिसको कांग्रेस नाराजगी वर्सेस संगठन की चुनाव में फंसी हुई है, कि कितनी नाराजगी है, कितना संगठन है बीजेपी का। और प्लस एंड में ये जो लाडली बहना योजना जो आई, ये भी एक एक्स फैक्टर बन गई कहीं ना कहीं। देखिए शिवराज सिंह चौहान जी को इनिशियली साइडलाइन किया गया, कहीं ना कहीं उसका एक ये भी असर हुआ कि लोगों में उनकी तरफ एक सिंपैथी आई कि हमारे जो व्यक्ति है शिवराज सिंह चौहान, इनको सेंटर इग्नोर कर रहा है, लेकिन हम इनको पसंद करते हैं। तो ये भी एक एंगल है। लेकिन फिर भी कांग्रेस हमें मध्य प्रदेश में आगे दिखती है, डेटा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, कि जो आखिरी सर्वे आया था उसमें हमें कांग्रेस बीजेपी से 10-15 सीट की लीड लेते हुए दिख रही है। लेकिन फिर भी इसमें तकरीबन 20-25 सीटें ऐसी होंगी जो स्विंग सीटें होंगी, नैरो मार्जिन सीटें होंगी, जो कहीं भी जा सकती है। मैं एक आखिरी बात बोल के बात खत्म करूंगा नीरज जी। अगर आपको कर्नाटक का चुनाव याद हो, कर्नाटक के चुनाव के जस्ट पहले भी हम और आप सेम चर्चा कर रहे थे कि ये चुनाव बहुत क्लोज हो गया है, वो बजरंग बली का मुद्दा आ गया है, मोदी जी ने पूरा चुनाव घुमा दिया है। लेकिन अंततः ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक बहुत ही वन वे ट्रैफिक निकला। तो ये पॉसिबल है कि दोनों राज्यों में वन वे ट्रैफिक हो, वो किसकी तरफ होगा वो 3 तारीख को पता चलेगा। बाकी थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ा रोमांच बना रहेगा, तो अच्छी बात है कि हमें अभी तक नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2 बहुत अलग अलग चुनाव हैं, और विद इन स्टेट्स ऑल्सो बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं। तो एग्जाम्पल एक आखिरी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस महाकौशल में कितना अच्छा कर पाती है, इससे बहुत कुछ डिटरमिन होगा कि उनकी फाइनल टैली कितनी होगी। महाकौशल वही इलाका है जहां से कमलनाथ जी आते। इंटरेस्टिंग बात आप बीच में एक ले आए, कर्नाटक वाली। कर्नाटक इलेक्शन के बाद जो
जो उसका विश्लेषण है उसमें किस तरीके से टैक्टिकल वोटिंग की गई है अगेंस्ट बीजेपी, मैं उसी चीज़ को यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो अंडरकरंट कोई पकड़ नहीं पा रहा था और वो सब तमाम नैरेटिव्स में फंस रहे थे। नीरज जी वो केवल एक एरिया में था, वो केवल ओल्ड मैसूर एरिया में था जहां पे टैक्टिकल वोटिंग हुई। नहीं, आप डेटा देखिए ना सर, फिर वहां बहस नहीं जाएगी। डेटा में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने इतना रिटेन किया अपना। मैं डेटा नहीं, बिल्कुल गलत है ये एनालिसिस थोड़ा गलत होगा अगर इसको हम मैं बताता हूँ आपको। कर्नाटक 5 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, 4 या 5 भाग हैं। उसमें बीजेपी ने अपने सारे जो कोर स्ट्रेंथ के एरिया से वहां पे वोट लूज किया, चाहे आप उसमें बॉम्बे कर्नाटक ले लें, हैदराबाद कर्नाटक ले लें। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कार्तिकेय। नहीं, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी। जो ओल्ड मैसूर का इलाका था जहां बीजेपी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, वहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन वहां कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा। बीजेपी का वोट शेयर नेट सेम इसलिए रहा क्योंकि जहां पे उसने वोट खोया, जो उसके स्ट्रांग एरियाज थे, वो वाला कॉम्पनसेशन उसका ओल्ड मैसूर से आया। वो कॉम्पनसेशन तो आया वोट शेयर में, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। नहीं कार्तिकेय जी, एक मिनट सुनिए ना जी। नहीं, ये वाला जो डेटा एनालिसिस लोग करते हैं ना, मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ बिल्कुल। जब आप डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो एक किस्म का पोलराइजेशन था उसकी कीमत चुकाई उन्होंने, हर इलाके में चुकाई है। उस एक्स फैक्टर को किसी पोलस्टर ने नहीं पकड़ा। सब ऊपर ये बजरंगबली और पता नहीं क्या क्या एनालिसिस चल रहे थे, बट ग्राउंड पे जो पोलराइजेशन हो रहा था सीट बाय सीट, उसकी वजह से उनको हर जगह नुकसान हुआ। तो आप अपनी जगह पर खड़े रहे, लेकिन कुछ लोगों ने दूसरी तरफ जाकर के उसको जिताया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर कट उसमें दिखता है, और वही स्ट्रेटजी क्या और जगहों पे काम कर रही है। सज्जन जी जुड़ गए हमारे साथ। सज्जन कुमार जी, 3 शब्द सुनाई पड़ते हैं केवल इस पूरी चर्चा में, अभी सब ने उसको एक बार किया, ऊब, किसान और लाडली बहना। इसी गिर्द गिर्द पूरे चुनाव घूम रहे हैं। इस शब्द को हर आदमी ने 3-3 बार यूज किया कम से कम। देखिए, जहां तक बात है, जो अमिताभ जी ने भी कही कि चुनाव जो है कैंडिडेट सेंट्रिक ज्यादा हो गया है। ये छत्तीसगढ़ की बात भी है और मध्य प्रदेश की भी बात है, और क्योंकि राजस्थान पे चर्चा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बाकी 2 राज्य भी जो है, तेलंगाना भी जोड़ ले, तो ये एक इस बार के विधानसभा चुनाव की खासियत है। अब इसमें देखिए, जब कैंडिडेट सेंट्रिक बात जब हो जाती है तो निश्चित तौर पे मुद्दों की थोड़ी मजबूती हो जाती है, नेतृत्व का मामला उसमें थोड़ा सा पीछे हो जाता है। रही बात जहां तक मुद्दों की बात, तो आप देखिए मुद्दा बनाम मुद्दा कैसे हो रहा है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं कि शिवराज सिंह चौहान, जिनको 2-3 महीने पहले तक माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए अब उनसे लोग थक गए और वो एक बैगेज हो रहे हैं, अभी क्या है, मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि कम से कम महिलाओं में जो ये लाडली बहना योजना की जो स्कीम है, उसका एक पॉजिटिव असर है, ये जनता भी मान रही है। और कहीं कहीं तो लोग कह रहे हैं कि भाई सारी की सारी मामा के लिए लाडली है, कोई लाडला नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही मतलब हंसी मजाक में लोग कह रहे हैं। तो एक तो वो हो गया है। दूसरी तरफ आप गांव में जाएं, और कई बार ये होता है कि लोग किसको वोट करेंगे वो सही मायने में अंत तक कंफ्यूज हैं। तो जब आप मुद्दों की बात करेंगे तो फिर आप किसानों की मुद्दा करें तो उन्हें लगता है कि कांग्रेस थोड़ा कर्ज माफी की बात कर दे रही है। अगर महिलाओं की बात करें तो उन्हें लगता है कि भाई भाजपा की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा उसमें कवायद है। और तुरंत अगर आप प्रदेश में जो भी हो बोले 24 का क्या होगा, तो फिर ऐसा लगता है जैसे प्रदेश के चुनाव का लोकसभा चुनाव से कोई संबंध ही नहीं, कि नहीं वो तो क्लियर है जी, वो तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी आप एक चीज देखें कि हो क्या रहा है कि एक फर्क आया है। 2019 तक आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो एक्स फैक्टर थे लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। अब क्या हो रहा है कि पब्लिक का प्रधानमंत्री मोदी को लेके एक समर्पण तो है, लेकिन वो उस चुनाव में है जिसमें वो खुद स्टेक होल्डर है, जो लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में उनका जो असर है, स्विंग फैक्टर, वो अभी है, लेकिन वो 19 के पहले वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, तो मैं एक बात उसमें लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी के जीतने वाला चुनाव था, ग्राउंड की सारी स्थिति बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन वहां का स्थानीय नेतृत्व इतना शिथिल था और आपसी द्वंद में इतना फंसा था कि थोड़ी सी मुझे लगता है उनसे चूक हो गई। और जो अभी जो क्लोज इलेक्शन दिख रहा है, ये कायदे से ये क्या है कि जो वॉक ओवर जो भूपेश बघेल को अभी तक स्थानीय प्रदेश नेतृत्व भाजपा ने दे रखा था भूपेश बघेल को, केंद्रीय नेतृत्व ने उसे खींच के क्लोज बनाया है। ये
मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी बीजेपी थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगी, लेकिन आप देखें हार हो या जीत हो, सबसे खूबसूरती से बीजेपी अगर चुनाव लड़ रही है चारों राज्य में तो वो मध्य प्रदेश में है। 2 महीने पहले हर तरफ से अगर आप देखते तो ऐसा लग रहा था कि डिब्बा बंद चुनाव है, कांग्रेस ये चुनाव निकाल लेगी, लेकिन आज की तारीख में जो है ये चुनाव बिल्कुल क्लोज हो गया है और नेता से लेके पब्लिक से लेके चुनावी वर्कर जो हैं उनके बीच में भी ये कंफ्यूजन है। और कारण ये है कि आप देखें कि चंबल, ग्वालियर और बुंदेलखंड की तरफ लगेगा कि कांग्रेस की हवा थोड़ी अच्छी है, लेकिन जैसे ही आप बघेलखंड से महाकौशल और मालवा और भोपाल रीजन की तरफ जाएं, आपको लगेगा बीजेपी ने कमबैक किया है। और टॉप गन्स को जो फील्ड करने की स्ट्रेटजी थी कि भाई ऐसा करो, शिवराज से नाराज है कोई बात नहीं, पार्टी से है क्या, उतने नहीं है, तो ऐसा करो हर क्षेत्र में एक बना, तो प्रहलाद सिंह पटेल को महाकौशल में दो, कैलाश विजयवर्गीय को मालवा में आप दे दे, इधर ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को चंबल की तरफ, हारे या जीते, लेकिन हुआ क्या कि उससे जो चेहरे से नाराजगी थी तो एक विकल्प दे दिया। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश के चुनाव को अगर आप देखें तो ये भाजपा का बहुत ही टेक्स्ट बुक मॉडल ऑफ वो जो कहते हैं संगठन की जो ताकत दिखाता ना, हारना जीतना अलग बात है, इतना क्लोज है कि बहुत मुश्किल है डिपिक्ट करना। लेकिन अभी आप देखें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में बीजेपी ने काफी बढ़िया मैनेज किया, उसे मध्य प्रदेश बिल्कुल अव्वल दर्जे से मैनेज है और हारा हुआ चुनाव ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल क्लोज हो गया है। और परसों क्या होगा यही तो समस्या है सज्जन भाई, सब लोग ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर हो गई है। पांडे जी बहुत छोटा सा रखिए, ब्रेक लेके लौट के फिर आते हैं, बताइए आप छोटा सा रखिए। जो हमारे साथी बोल रहे थे मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि ये अगर आप, मैंने पिछली बार बोला था कि 2 महीने पहले बात करते तो मैं आपसे बोलता 135-140 सीटें कांग्रेस निश्चित तौर से जीत रही है। आज क्या होगा नहीं कर सकते, हो सकता है 135-140 आ जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन वाकई में यहाँ पे आज मैंने ट्वीट भी किया दोपहर में, अगर आपने देखा हो नीरज, तो मैंने वो ये बोला है कि बहुत मेहनत से चुनाव लड़ रही है बीजेपी और उसने बिल्कुल अपनी मेहनत से जो चुनाव है उसको इतना नजदीकी बना दिया है, नहीं तो एक तरफा चुनाव था ये तो बिल्कुल। ओके, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ले जाते हैं नज़दीक की, जिससे थ्रेड समझ में आया कि दरअसल चल क्या रहा है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब हमारे पास अब इस वाले सेगमेंट समय कम होगा, लेकिन 3 मिनट्स ईच हमारे सारे प्रवक्ताओं के लिए 3-3 मिनट के समय अपनी अपनी बात रखें। मैं अनुज आपके पास आगे शुरू करता हूँ। ये जो एक बात अभी चर्चा बीच में आई कि ये जो झगड़ा फसाद चलता है, अच्छा पांडे जी कहीं गायब, चलिए शिरीष जी के पास आते हैं, सवाल बदल देते हैं। आपके यहाँ देख के मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में कि वहाँ पे लेन देन चल रहा है भाई, कि जिसका ऑफर बढ़िया उधर वोट जाएगा, क्या यही ट्रेंड है? ये ट्रेंड बहुत हद तक किसानों के मामले में कहा जा सकता है और महिलाओं के मामले में भी। किसान ने इस चीज के लिए वेट जरूर किया था कि भाजपा के घोषणा पत्र में क्या होता है, और भाजपा के नेता खुद ही इस उधेड़-बुन में लगे थे पिछले 1 साल से, या जब से चुनाव के वो मूड में आए थे कि किस तरह से किसान के मुद्दे की तोड़ निकाली है, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे कांग्रेस से आगे निकल पाएंगे। लेकिन अंततः उनके जो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, आला कमान की बात करें, तो उन लोगों ने जिस तरह से चीजों को समझा और उसके बाद उन्होंने उसकी तोड़ निकाली, उससे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत राहत की सांस ली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सौदेबाजी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। कांग्रेस की भी कुछ कमियां रही। शराबबंदी जो एक बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में, कांग्रेस ने जिसको बहुत जोर शोर से उछाला था, इस चुनाव में कांग्रेस शराबबंदी की कोई बात नहीं कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो बात कर ही नहीं रही है। वो बार बार पूछती है कि कांग्रेस ने इस वादे का क्या किया। उनका कोई एजेंडा नहीं है शराबबंदी को लेकर, लेकिन वो कांग्रेस से सवाल जरूर कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सौदेबाजी, जो महिलाओं को लेकर कभी फैक्टर नहीं था छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चीज भी उभारी है कि पिछले बार इन्होंने महिलाओं को 500 रुपए देने की बात की थी, 4 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात की थी, अब ये सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिन चीजों पर उसका अभी तक ध्यान नहीं था, या उसको नहीं लग रहा था कि ये मुद्दे काम कर पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर काम करती दिख रही है, और जिससे छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो पूरी तरह से ये वोटर्स के लिए एक सौदेबाजी हो रही है। रोज एक नई तरह की चीजें हो रही है। जैसे यहाँ पर राम वन गमन पथ की बात पहले भूपेश बघेल जी करते थे, उसकी तोड़ में इन्होंने रामलला दर्शन की बात जो करी है। और आश्चर्यजनक ढंग से कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव के दौरान राम वन गमन पथ, कौशल्या माता मंदिर
का जो चुनाव के पहले ब्रांडिंग की थी, उसको चुनाव के दौरान उस बात को कांग्रेस ने उतनी मजबूती से नहीं उभारा है। अमिताभ तिवारी जी, एक इस चुनाव में या इन चर्चाओं में एक बड़ी अच्छी बात भी है और एक थोड़ी बात मुझे खटक रही है। एक अच्छी बात यह है कि लोग हिसाब मांग रहे हैं कि भाई साहब आपने ये कहा था, क्या किया, शराबबंदी की थी, क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। ये अच्छी हिसाब मांगना चाहिए, आपने प्रॉमिस किया तो क्या किया आपने दोनों राज्यों में। लेकिन इसी के उलट एक बात जो मुझे खटकती है ना, कि अब वो मतों का ना सौदा हो रहा है। आप कितना दे सकते हो फ्री में, आप मेरे को बताओ। ये बिग पिक्चर में इट्स अ वेरी बैड थिंग। क्या लगता है आपको कि ये जो ट्रेंड बन रहा है कि हिसाब मांगना तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा था आप करिए, लेकिन उसके काउंटर में फिर जिस तरीके से बोलियां लग रही हैं, ये तो वोटों की बोली लग रही है कि मैं इतना फ्री दूंगा, मैं इतना बोनस दूंगा, मैं इतना दूंगा। ये थोड़ा सा खटक रहा है आपको क्या? ये इसी पे तय होगा चुनाव, तिवारी जी? नहीं, देखिए, पब्लिक जो है कहीं ना कहीं भारत में ये गिवन थिंग है कि करप्शन रैम्पेंट है। आज पब्लिक, अगर आप मान लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आपका थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बजट है, सिग्निफिकेंट लीकेज है, कोई भी राज्य चले जाइए आप, कहीं भी देख लीजिए, तो पब्लिक को ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, इससे क्या होता है, इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। करप्शन खत्म, सीधा पैसा मिल गया, आप उस पैसे से बच्चे का यूनिफॉर्म खरीदें या क्या खरीदें। इसीलिए ये कैश बेनिफिट जो स्कीम्स है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है बनिस्बत कोई भी और अनाउंसमेंट से। दैट इज नंबर वन। इसलिए आप देखेंगे राजस्थान में गहलोत जी की जो स्कीम्स हैं, वो कोई कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है। चिरंजीवी योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस है। अब जब आदमी बीमार होगा तब उसको बेनिफिट मिलेगा ना, इमीडिएट बेनिफिट नहीं। दैट इज पहला। दूसरा, जैसा आपने पिछले डिस्कशन में कहा था, डिलीवरी वर्सेस प्रॉमिस। कोई पार्टी सरकार में होती है ना, वो प्रॉमिस नहीं कर सकती, और जो विपक्ष में होती है वो प्रॉमिस कर सकती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना अनाउंस करके 1250 रुपए 6 महीने उन्होंने ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि कांग्रेस का एक कंपीटिंग स्कीम सामने था 1500 रुपए पर मंथ का। तो डिलीवरी वर्सेस प्रॉमिस है, आप वादे नहीं कर सकते। उसी तरह से बघेल सरकार जो है, फार्म लोन वेवर किसानों के ऊपर उसने अच्छा खासा काम किया है। अब ये फ्रीबी पॉलिटिक्स है या सोशल जस्टिस है या वेलफेयर पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर जो डिबेट है वो चलता रहेगा। लेकिन वोटर कहीं ना कहीं ये आज की डेट में डिमांड कर रहा है कि भाई हजारों करोड़ का बजट है, उसमें घपलेबाजी हो रही है, हमारा जो हिस्सा है, हमें जो पैसा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। और आप देख रहे हैं कि कंपीटिंग स्कीम्स। अंदाज बहुत खतरनाक बात आप बोल रहे हैं सर। तो ये बहुत ही मतलब, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट का 15% एक्सपेंडिचर इज ऑन डीबीटी स्कीम्स, 15%। इट्स अ वेरी हाई। तो 15% सब लोग कॉपी करने की कोशिश में हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो क्लियरली लोगों को दिख रहा है। देखिए, कोई भी सरकार भारत में ना, वोटर को इतना ये नहीं समझना चाहिए बिना काम किए वापस नहीं आ सकती। 100% है ये, 100%। कोई ईवीएम कार्डबाजी नहीं चल सकती। काम किया होगा तो वो सरकार वापस आएगी। और सर्वेस की बात एक लास्ट कहता हूं, सर्वेस की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के ओपिनियन पोल सारे ही गलत थे पिछली बार, क्योंकि जो आप सीट बाय सीट की बात कर रहे हैं, एक आधा छोड़ करके एक जगह पे वोटर सही था मध्य प्रदेश, और एक जगह पे कोई और एजेंसी सही थी छत्तीसगढ़ के मामले। सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट जब हो जाता है तो किसी भी सर्वे के लिए ये काफी मुश्किल होता है डिटरमिन करना, क्योंकि सर्वे जो है वो लार्जली जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है उसके पहले होते हैं। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बाद विधानसभा चुनाव में असली गेम चालू होता है। डमी कैंडिडेट्स, रेबेल्स एटसेट्रा, आपकी जातीय कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से सारा गेम जो है सीट बाय सीट हो जाता है, और ये कोई कैप्चर नहीं कर सकता। कार्तिकेय भैया, बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई है। टच एंड फील क्या नया डिसाइडिंग फैक्टर होगा अब चुनावों का? नीरज जी, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आप एक बिजनेस चैनल चलाते हैं। आप ये बात सबसे बेहतर समझते हैं कि
हम चाहे बात करें ना करें, लेकिन एक आर्थिक संकट है जब हम बात करते हैं जॉब क्रिएशन का, एम्प्लॉयमेंट का, इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं। तो एक बात अमिताभ जी ने बोली कि देखिए डिलीवरी अब एक डायरेक्ट ट्रांसफर की पाइपलाइन बन गई है। तो मुझे ये भी इसीलिए लोगों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी इनकम्बेंसी बचाने का एक नया तरीका मिल गया है कि इमीडिएटली मैं आज एक स्कीम इंप्लीमेंट करूंगा तो उसका कल हमें असर दिखने लग जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा सीधा पहुंच जाएगा। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, और इसमें रिसर्च होनी होगी आई थिंक फ्यूचर में कि कैसे इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने तरीका सीखा है अपने आप को डिफेंड करने का, अपनी इनकम्बेंसी को ऐसी स्कीम्स के थ्रू। बट ये स्कीम्स एट द एंड ऑफ द डे क्या है नीरज जी, ये एक तरीका है टू इंसुलेट द वोटर फ्रॉम द लार्जर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं। वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, तो उसका काउंटर है ये जो स्कीम्स हैं। मुझे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कंपेटिटिव पॉपुलिज्म कहां तक जाएगा। देखिए जब तक पॉलिटिकल पार्टीज हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस नहीं देती इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, भाई आपको क्यों देना पड़ रहा है फ्री हैंडआउट? क्योंकि आपका जो आप समझ रहे हैं कि लोगों का जो रियल इनकम है या जो रहने की जो एक सिचुएशन है वो पिछले कुछ सालों में खराब हुई है। और आप सर्वे बाय सर्वे देखेंगे, लोग ये कहते हैं कि मेरी सिचुएशन आर्थिक खराब हुई है, ज्यादातर लोग यही कहते हैं। तो उसको ऑफसेट करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। तो यहाँ मुझे एक लार्जर पॉलिटिकल क्लास के विजन में एक फॉल्ट दिखता है कि एक पार्टी ने शुरू किया, सबने वो शुरू कर दिया, जबकि जो आप कह रहे हैं वो एक बैलेंस होना चाहिए था कि वेलफेयरिज्म हैज टू गो विद अ प्रो ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो वो जो प्रो ग्रोथ एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिखता है। तो उस हद तक मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सही है कि जनता है तो वो मांगती है कि भाई आप मेरे लिए क्या करोगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज दे रहे हैं तो उसमें जो भी बेटर विकल्प है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक एब्स्ट्रैक्ट वैक्यूम में नहीं सोच सकते, तो जो बेहतर देगा वो हम कर लेंगे। बट आपकी एक फेवरेट बात मैं इसमें छेड़ूंगा बिफोर आई क्लोज। आप बहुत एम्फेसिस करते हैं क्रेडिबिलिटी पे, जिससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि अगर दो प्रोमिसेस हैं तो ज्यादा क्रेडिबल मैं किसको मान रहा हूं। राइट। ये याद है आपको न्याय स्कीम 2019 में, जो कांग्रेस की ज्यादा लोक लुभावनी थी, लेकिन मोदी जी के 6,000 कांग्रेस के 72,000 पे भारी पड़ गए। राइट। तो ये भी एक चीज है कि किसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में शायद बघेल साहब की क्रेडिबिलिटी छत्तीसगढ़ की लोकल बीजेपी लीडरशिप से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी क्रेडिबिलिटी डिलीवरी की रही है, शायद ये जो लाडली बहन आई है उससे उनकी क्रेडिबिलिटी और बड़ी होगी। लेकिन अगर उसमें भी लेकिन गैप्स हैं उस इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है कुछ सेक्शंस में। इसके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई क्लियर आंसर्स नहीं है आज की तारीख में हमारे पास। आज की जी हमारे आपके बीच में जो ये चर्चा चलती रहती है ना, इसमें फूड फॉर थॉट एक और दे देते हैं आपको। इसमें पॉलिटिकल जो क्लास है उसमें दूरदर्शिता है नहीं है, या उसने पिछले इतने सालों में गड़बड़ किया, ये तो है, ये तो तथ्यों पे है। जनता भी वैसी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास हुआ इस देश में, 3 लेयर का है वो, जेनको, डिस्कॉम और कस्टमर। 2 चीज़ें हो चुकी हैं, तीसरी चीज़ें पॉलिटिकल इशू बन गया है। किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको फुल फ्लेज लागू करे, क्योंकि वो कस्टमर पे हिट करेगा कि गुरु जितनी बिजली जलाओगे उतना पैसा लेंगे, प्रीपेड मीटर लगाने पड़ सकते हैं। एंड रिजल्ट उसका ये है, वो पॉलिटिकल इशू है। और मैं तो सरप्राइज था कि ठीक चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में 10 लाख मीटर क्यों लगाए गए थे। ये एक पॉलिटिकल इशू था। तो यहाँ पे जनता को भी भैया वही चाहिए। ऐसा नहीं जनता बहुत ही आदर्श की स्थिति में है कि नहीं साहब मेरे साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए। अब ये एक वाइसेस सर्कल बन गया। कहाँ से टूटेगा, किसको कितना जिम्मेदार ठहरा जाए, ये वैल्यू जजमेंट, ये हम लोग किसी ने और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि लोगों को टच एंड फील। आप हाईवे बनाओगे, ओके, अभी मेरे अकाउंट में कितना डाल रहे हो ये बताओ, कल सुबह मेरे को पार्टी करना है। ये फैक्ट है सर, ये हो रहा है। मुझे इसकी चिंता है कि ये कहाँ तक जाएगा। अब देखिए 3,000, 15,000, 20,000, यू नेवर नो भी लोकसभा चुनाव में क्या क्या बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जाएंगे। आई डोंट नो। सज्जन जी आखिरी कमेंट। हाँ, बहुत छोटा 30 सेकंड का। हाँ, बहुत बड़ा डिस्कशन आप छेड़ रहे हैं, उसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, इसीलिए हम लोग बाद में करेंगे किसी दिन। हाँ, नहीं, बहुत कभी और करेंगे। लेकिन बहुत आई थिंक ये बहुत सारे अहम पहलू हैं जिन पर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम चर्चा होती है। हम सब ये कहते हैं कि डिलीवरी मॉडल अच्छा है, ये कर दिया।
अच्छी बात है। मुझे लगता है नेट एक असेसमेंट होना चाहिए, इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप जो गिनवा रहे हैं वो नेगेटिव है, लेकिन काफी सारी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं ट्रांसफर से। इस पर रिसर्च है, लेकिन हमको एक एज एन इंटेलेक्चुअल क्लास हमें डिस्कशन इसका एक बहुत गहरा करना चाहिए और शायद एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, बट अभी मुझे लगता है कि वो नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स के लिए बहुत जिगर चाहिए और वो बड़ा टफ काम है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे हो पाएगा, हम किसी दिन डिस्कस करेंगे इस पे। सज्जन जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो जहां तक इस टच एंड फील वाली बात है, उस पर बहुत बार तो आप देखिए आप वेस्ट करते हैं, जरूरत होती नहीं है बहुत समय योजनाओं की। और बहुत सारी जो ये कॉम्पिटिटिव जो फ्रीबीज या पॉपुलिज्म है, उसका कोई वोट में भी फायदा नहीं होता। हो क्या गया है, इसमें नेता तो है ही, जिम्मेदार पार्टियां हैं, लेकिन ये जो चुनावी कंसल्टेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट एजेंसीज जो हैं, जो सर्वे करके फीडबैक देती हैं और ये गारंटी लेती हैं कि कैसे हम आपका एंटी इनकम्बेंसी मैनेज करेंगे, इंसुलेट करेंगे, उनकी भी है कि बहुत बार वो बिल्कुल वो एमबीए टाइप से बहुत कुछ रिकमेंड करते हैं कि आप एबीसी लाएं तो इससे थोड़ा बहुत 2% इधर का उधर हो जाएगा। आप देखें कि सबसे जो जरूरी बात वो है कि कोई भी पॉपुलर प्रॉमिस तभी काम करता है कि जब वो नेता और पार्टी दोनों की विश्वसनीयता हो। कौन कह रहा है इसकी अहमियत ज्यादा होती है। क्या कहा जा रहा है, आप कितना भी लोक लुभावन वादा कर दें, लेकिन जो कह रहा है उसका जनता के साथ बहुत केमिस्ट्री बढ़िया नहीं है और उसमें जनता को, और हमने ये देखा है भी पास्ट में बहुत बड़े बड़े बात किए गए। लेकिन आजकल हो क्या गया है कि बहुत सारी इलेक्शन का जो मैनेजमेंट करने का जो एक प्रथा चल पड़ी है और वो हर पार्टी में है और हम लोग सब उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में शामिल हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि ये पॉलिटिकल और इलेक्शन मैनेजमेंट जो है ना, वो इस फ्रीबीज के पॉलिटिक्स को केजरीवाल साहब के समय से, और केजरीवाल साहब की जो पूरी राइज थी वो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप्स के द्वारा किया गया था, सिविल सोसाइटी भी थी। तो ये अब हर पार्टी का हो गया है और आने वाले समय में ये निश्चित तौर पे है कि बहुत सारी योजनाओं को अगर आप बंद भी करें तो जनता के वोट पे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। किसानों का मुद्दा छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे थोड़ा फायदा दे रहा है। सज्जन जी रोकूंगा, समय एकदम खत्म हो रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप लेके, इसमें हिम्मत चाहिए। मैं एक बहुत छोटे उदाहरण से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अभी जो हम लोग बात करें करके, मैंने 2 शोज़ किए अभी लेटेस्ट, जो बिहार का आंकड़ा आया था, ठीक है। बाकी किसी चैनल पर मैंने उस पर डिबेट नहीं सुनी। वहाँ उस पर डिबेट ये हो रही कि सामाजिक न्याय, आरक्षण, इन सब पर बहस हो रही। वो 30 साल में उस स्टेट की हालत क्या हो गई, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि सबको ये चिंता है, वो सारी पार्टीज की, किसी को मैं बख्श नहीं रहा हूं, कि कैसे भी करके मैं सत्ता में आ जाऊं, बाद में देखूंगा। भाई साहब, जब आप सत्ता में आ जाते हैं तब आप भूल जाते हैं कि आपने इसको एक टूल के तौर पे यूज किया था पावर में आने के लिए। फिर आप वही करने लगते हैं जो 30 साल में बिहार में हमें दिखा है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि ये फ्रीबीज का इतना भारी जंजाल खड़ा हो रहा है कि इसमें नेताओं के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती आने वाली। भाई साहब, चुनाव जीतना तो ये करना पड़ेगा। आपकी योजनाएं बाद में देखेंगे यार, आपके कितने अच्छे विचार हैं, पहले तो डीबीटी मेरे अकाउंट में क्या है। ये बहुत बड़ी बात अमिताभ जी आपने कह दी, ये बहुत खतरनाक बात है। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना चाहिए। सर, एकदम समय समाप्त हो गया है आज के लिए, लेकिन ये इशू ज़रूर बड़ा है, इस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। और मैं करता रहता हूँ बिजनेस चैनल होने के नाते, जिनको शक है वो जाके देखे। मैंने बिहार पे 2 शो किए और मुझे बहुत गुस्सा भी है और बहुत चिढ़ भी है कि इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, कि इस इशू को टैकल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज।